राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 पाठ 1 1857 की क्रांति में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। क्लास प्रारंभ करने से पहले सभी मित्रों से आग्रह है कि क्लास को शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में अराजकता उत्पन्न हो गई। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता को एक बारगी तो मराठों ने भर दिया। मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मारवाड़ और गुजरात में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया था। मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्र किया था 1711 में, और इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जयसिंह व बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया। सज्जन सिंह ने मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह 1724 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमणों में तेजी आई। 1724 के पश्चात इसी बीच अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के पदच्युत यानी कि पद से हटाए गए शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था। बाद में तो राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता ही गया। 1735 ईस्वी में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए आसान मार्ग मिल गया। राजस्थान में मराठे कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट रहे, लेकिन शीघ्र ही वे राजाओं को ही नहीं वरन सेठ साहूकारों को भी लूटने लगे। उन्होंने राजस्थान के नरेशों के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। किसने? मराठों ने। बूंदी, जोधपुर, जयपुर रियासत में उनका प्रवेश इसी बहाने हुआ। बूंदी, जोधपुर और जयपुर इसी बहाने इन रियासतों में मराठों का प्रवेश हुआ। नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता की पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। शाहू ने पेशवा बाजीराव का राजस्थान से चौथ और सरदेश मुक्ति प्राप्त करने का आदेश दिया। इसको पेशवा बाजीराव को राजस्थान से क्या वसूली की जाए? चौथ व सरदेश मुक्ति। 1732 ईस्वी में सवाई जयसिंह जो मालवा का सूबेदार बना, उसे मराठों ने घेर लिया।
जय सिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने मराठों को देना पड़ा। कितने? 28 परगने मराठों को देने पड़े। 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर किसका आधिपत्य हो गया? मराठों का आधिपत्य हो गया। राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जयसिंह व अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी। मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया, और जब धन लेने के बाद भी मराठों ने मालवा खाली नहीं किया तो पुनः संगठित प्रयास किए जाने लगे। अब धन की बजाय शक्ति के प्रयोग से मराठों को राजस्थान से निकालने का निश्चय किया गया। अतः जुलाई 1734 ईस्वी में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासकों ने हुरला नामक स्थान पर एकत्र हुए और 17 जुलाई 1734 को एक संधि पत्र पर सबके हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार संधि की क्या शर्त थी? राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु रामपुरा में एकत्र होना तय किया। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ ली, परंतु इस सम्मेलन के वांछित परिणाम नहीं निकले, क्योंकि रियासत के शासकों में आपसी क्या था? द्वेष था। एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे। प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव था। रियासतों की स्वार्थी नीतियाँ और कार्य संभवतः सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। 1735 ईस्वी में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया। पेशवा अक्टूबर 1735 ईस्वी में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। 1835 में उसने महाराणा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया और उपहार तथा चौथ का समझौता हुआ। फिर वह जयपुर आया। जयसिंह ने मराठों और मुगल सम्राटों में समझौता करवाना चाहा और वह असफल रहा। पेशवा को राजस्थान यात्रा का परिणाम यह निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी करदाता बन गए। यानी पहले मुगलों को कर दे रहे थे, अब मराठों को भी देने लगे। 1738 ईस्वी में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दुरासराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त करना आरंभ कर दिया गया। यह 50 लाख रुपए प्राप्त हुए और 1742 ईस्वी में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर मारवाड़ में कौन सा स्थान? सोजत, रायपुर, जेतारण परगनों में उन्होंने चौथ वसूल करना आरंभ किया। किसने? मराठों ने। और 1787 ईस्वी में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया। 1787 में और 1791 ईस्वी के बाद मराठा शक्ति क्षीण होती गई और इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए और वे राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। कौन? अंग्रेज।
राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष उत्तराधिकार और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। इसकी राजस्थान के रियासती शासकों की 1751 ईस्वी में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया, परंतु रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर पाए और 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर चुड़ावतों का अधिकार हो गया। अतः उनका अन्य शासकीय समूह के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया। भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए और 1803 ईस्वी में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, पर वह असफल रहे। 1793 से 1813 ईस्वी के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता एवं उत्तराधिकार का संघर्ष था। दोनों ही पक्षों ने भाड़े सैनिकों को ऊंची धनराशि देकर अपने ओर मिलाने का प्रयास किया। परिणामतः राज्य आर्थिक संकट में गिर गया। राज्य आर्थिक संकट से गिर गया। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने के प्रयास शुरू कर दिए। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1774 ईस्वी में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। जोधपुर राज्य ने भी ऐसा ही प्रयास किया, पर वह सफल नहीं हुआ। 1803 ईस्वी में अपनी नीतियों में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने के इच्छुक हो गए। नवंबर 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का स्वर्ण अवसर प्रदान कर दिया। 1803 ईस्वी की संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे। कंपनी इन राज्यों से खिराज नहीं लेगी तथा आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर होगा। अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे इत्यादि। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। 1811 ईस्वी में सेटन के स्थान पर चार्ल्स मेटकाफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाइयों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स सभी विरोधियों का दमन करके भारत में
कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था, परंतु यह तभी संभव था जब होलकर और सिंधिया को उनके राज्यों में सीमित कर दिया जाए, पिंडारियों की शक्ति का दमन किया जाता। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि ये राज्य ही सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में थे। अतः अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 ईस्वी को होलकर से नई संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया। इधर मेटकाफ का निमंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि ने कंपनी से संधि कर ली। सबसे अंत में 1823 ईस्वी में सिरोही राज्य से संधि की गई। सबसे अंत में इस प्रकार 1817 से 1823 के दौरान राजस्थान पर स्थापित यह ब्रिटिश आधिपत्य 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति तक कैसा रहा? अक्षुण्ण रहा। 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थीं। इनमें से 17 राजपूत, 2 जाट व 1 मुस्लिम शासक द्वारा शासित थी। इन राज्यों के साथ की गई संधियों में कुछ सामान्य शर्तें थीं तो कुछ विशिष्ट, जो उस राज्य से संबंधित थी। संधि की सामान्य शर्तें इस प्रकार थी। संधि की सामान्य शर्तें पढ़ने से पहले सारणी पर दृष्टि डालते हैं। राजस्थान में क्रांति के समय जो रियासती शासक थे महत्वपूर्ण, वो कौन कौन थे? सारणी को देखने के बाद पता चलेगा। कोटा राम सिंह, जोधपुर तख्त सिंह, भरतपुर जसवंत सिंह, उदयपुर स्वरूप सिंह, जयपुर राम सिंह द्वितीय, सिरोही शिव सिंह और धौलपुर भगवंत सिंह। बीकानेर रियासत सरदार सिंह, करौली रियासत मदन पाल, टोंक रियासत नवाब वजीरुद्दौला, बूंदी रियासत राम सिंह, अलवर रियासत विनय सिंह, जैसलमेर रियासत रणजीत सिंह, झालावाड़ रियासत पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ रियासत दलपत सिंह, बांसवाड़ा रियासत लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर रियासत उदय सिंह। संधि की सामान्य शर्तें। संधि द्वारा अंग्रेजों ने राजपूत शासकों के साथ जो संधियाँ की, उनकी सामान्य शर्तें। संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने और आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का आश्वासन दिया। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया। साथ ही यह भी आश्वासन दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्यों के समस्त सैनिक संसाधन अंग्रेजों को सुपुर्द कर देंगे। अंग्रेजों को वार्षिक खराज देने संबंधित धारा भी
राज्यों की संधि से अलग थी। खीराज की यह राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खीराज को आधार बनाया गया था। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान की रियासती नरेशों को सुरक्षा तो प्राप्त हुई, पर उन्हें अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी। उपयुक्त संधियों का राजस्थान के राज्यों पर बहुविध प्रभाव पड़ा। कंपनी सरकार को नियमित रूप से खीराज देने से राजस्थान के राज्यों की आर्थिक स्थिति कैसी हो गई? कमज़ोर हो गई। पॉलिटिकल एजेंट राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर निरंतर हस्तक्षेप करने लगे। शासनकार्यों और अधिकारों में आई कमी के कारण राजा शासन संबंधित कार्यों के प्रति उदासीन रहने लगे। ऐसी परिस्थिति में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाह बन गए। कंपनी द्वारा खीराज वसूल करने के अलावा समय समय पर कई खर्चे बलात् थोप दिए जाते थे। अंग्रेजों ने राज्यों के आर्थिक संसाधनों पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। नमक उत्पादन के क्षेत्र सांभर झील और मेवाड़ के अफीम उत्पादन क्षेत्र पर उन्होंने अधिकार कर लिया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेज सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर दी गई। इनका खर्च भी संबंधित राज्यों को ही वहन करना पड़ता था। भारी खीराज पर ब्याज और अन्य खर्चों के थोपे जाने के फलस्वरूप राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी हो गई? कमज़ोर हो गई। राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा और अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के साथ 1818 ईस्वी की संधि की थी। इस संधि संपन्न होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंतों की शक्ति को कुचलने का प्रयास किया। कालांतर में अंग्रेजों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे सामंतों की स्थिति क्या हो गई? कमज़ोर हुई। यथा सामंतों की सैनिक सेवा के बदले अब उनसे नगद रुपया वसूल करने का निश्चय किया गया। जागीर क्षेत्रों में सामंतों को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे जागीरों के निवासी अपने सामंत की आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते थे। सामंत व्यापारियों से राहदारी, दाना पानी आदि शुल्क वसूल करके उसके बदले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। उनके इन विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया और 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक जागीर क्षेत्र का नेतृत्व सामंतों के पास था तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी चढ़ी थी। किंतु 19वीं सदी के अंत तक जागीर क्षेत्रों में सामंतों के नेतृत्व में कमी आई। अब वे उतने प्रभावशाली नहीं रहे। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पौत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया। इससे वहां की जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हुई। इस प्रकार जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया, वहाँ के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया, जिससे कोटा के हाड़ा राज्यों के विरुद्ध हथियार लेकर उठ खड़े हो गए। अलवर, भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहां अवयस्क राजकुमारों को गद्दी पर बिठा दिया, क्योंकि शासक के अवयस्क होने की स्थिति में
अंग्रेजों को राज्य के प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल जाता था। जोधपुर के महाराजा मानसिंह भी ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे। उनके प्रयत्नों से अन्य रियासतों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष पनपने लगा। राजस्थान में क्रांति के समय कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे, देखिए आप। पॉलिटिकल एजेंट: कोटा में मेजर बर्टन, जोधपुर में मैसन, भरतपुर में मॉरिसन, और जयपुर में ईडन, और उदयपुर में सावर्स, और सिरोही में जेडी हाल। याद रखना, यहाँ से प्रश्न आता है। राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश सरकार की भांति राजस्थान पर भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने को उत्सुक हो उठी। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधारों के लिए प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। इन कुरीतियों में था कन्यावध, दास प्रथा, सती प्रथा सम्मिलित थी। इस दिशा में उठाए गए कदमों से जनता यह समझने लगी कि अंग्रेज राजस्थान के सामाजिक ढांचे को विघटित करना चाहते हैं। अंग्रेजों की सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप की नीति ने जनता में असंतोष उत्पन्न किया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राज्यों के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य, अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाला वार्षिक खिराज की राशि, सामंतों के विशेषाधिकारों पर कुठाराघात और राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप ने सर्वत्र असंतोष को जन्म दिया। राजा, सामंत और साधारण जनता सभी वर्ग अंग्रेजों से क्या थे? असंतुष्ट थे। ईसाई मत: ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण अजमेर मेवाड़ा क्षेत्र में यह विचार पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदुओं का मतांतरण कर उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील है। इससे उनमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपाने में राजस्थान के कवियों और साहित्यकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका का योगदान दिया। उनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे, तथा उन शासकों एवं सामंतों की प्रशंसा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। ऐसे कवियों में कवि बांकीदास, राघोदास, सांधु, मांझी तथा महाकवि सूर्यमल मिश्र आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इससे स्पष्ट है कि भारत में क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व ही देशी रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध तीव्र असंतोष उत्पन्न था। सन 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेज सैनिकों की 6 छावनियाँ थीं: नसीराबाद, नीमच, देवली, जावर, एरनपुरा, खेरवाड़ा। इन सब छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे। कितने? 5000। किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था, केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। मेरठ में क्रांति की सूचना जैसे ही राजस्थान के एजीजी को प्राप्त हुई, उसने देशी रियासतों के शासकों को यह आवश्यक निर्देश भेजे कि क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दे और जो भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करे उसका कठोरतापूर्वक दमन करे। नसीराबाद में क्रांति। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद में हुआ। इसके निम्न कारण थे। उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं
बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बम्बई लार्स के सैनिक विद्यमान थे। मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि यह सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई है। अतः उनमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई। पंद्रहवीं बंगाल इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफ़ी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण उसे वहां से नसीराबाद भेज दिया गया। इससे सैनिकों के मन में यह धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है, अतः वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु फकीरों के वेश में राजस्थान आए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूस के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश प्रचारित किया। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं और इस धार्मिक भावना के कारण भी उत्तेजना फैल गई। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई और इस तथ्य को गुप्त रखा गया था। और बाद में जब यह बात प्रकट हो गई तो सेना में क्या फैल गई, उत्तेजना फैल गई। इन्हीं कारणों से 28 मई 1857 को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। सारी छावनी में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर स्पॉटिसवुड, कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी गई। मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी गई और लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई। खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गई और इन्हीं विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई। छावनी को तहस-नहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और 18 जून 1857 ईस्वी को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में डेरा डाले अंग्रेजी पलटन पर पीछे से आक्रमण किया, जिससे अंग्रेज परास्त हो गए। नीमच क्रांति। नसीराबादी क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया, उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए, उसमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की और उसके पश्चात क्रांतिकारी निम्हाड़ा पहुंचे, जहां की जनता ने उनका बड़ा स्वागत किया। तत्पश्चात क्रांतिकारी यहां से देवली, टोंक और आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया तथा क्रांतिकारियों की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हो गई। नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात AGG लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सावर्स ने कोटा, बूंदी, मेवाड़ की राजकीय उपजों की सहायता से 8 जून 1857 ईस्वी को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। 8 जून 1857 को
अब आता है आपके एरिनपुरा और आहुआ की क्रांतियाँ। अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। एरिनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ियों को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो उसने भी 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया और क्रांतिकारियों ने एरिनपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुँचे तो आहुआ के पाली जिले में स्थित एक गाँव है कि ठाकुर खुशहाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवाओं में ले लिया और आहुआ का ठाकुर मारवाड़ की शक्तिशाली सामंत था। वह अंग्रेज़ों एवं जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर खुशहाल सिंह की सहायता के लिए कहाँ आ पहुँचे? आहुआ आ पहुँचे। जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशल राज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु भेजी। कहाँ भेजी? आहुआ। 8 सितंबर 1857 को आहुआ के ठाकुर व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को परास्त किया। इस संघर्ष में किलेदार अनार सिंह मारा गया और सिंघवी कुशल राज जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। जोधपुर फौज की तोपें व बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। इस घटना के कुछ समय पश्चात ही A.G.G. लॉरेंस एक सेना लेकर आहुआ आया। 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना और क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा और ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच कर गए। जॉर्ज लॉरेंस आहुआ की पराजय को भूला नहीं था, इसलिए आहुआ के ठाकुर से बदला लेने के लिए उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आहुआ की ओर भेजी। 20 जनवरी 1858 ईस्वी को ब्रिगेडियर होम्स ने आहुआ पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान ठाकुर खुशहाल सिंह आहुआ के किले को छोड़कर सलूम्बर चला गया। उसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने आहुआ के किले पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ों में बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को पूरी तरह लूटा और आहुआ के किले को बारूद से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आहुआ के मंदिरों और मूर्तियों को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया। वहाँ के निवासियों पर भीषण अत्याचार किए। मेवाड़ में क्रांति की गूंज। इस समय मेवाड़ की जनता में भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफी रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर पहुंची, अतः मेवाड़ की फौजें भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थी। किंतु मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ ने अंग्रेज कप्तान सावर्स के कठोर रुख ने स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया। इस समय महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों को ही मेवाड़ के सामंतों से भय था, अतः दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य थे। A.G.G. के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि वे ब्रिटिश सैनिक कार्यवाही में सहयोग करें। पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सावर्स के निर्देशों का पालन करें। दूसरी ओर कप्तान सावर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा
कि जो भी शांति भंग करने का प्रयत्न करेगा उसको कठोर दंड दिया जाएगा। यहाँ तक कि सलम्बर के रावत केसरी सिंह ने जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि 8 दिन में परंपरागत अधिकारों की मांग स्वीकार नहीं किया गया तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बिठा देगा, तब कप्तान सावंत ने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में भाग लिया तो उसे उसकी जागीर से अपदस्थ कर राजपूताने से निष्कासित कर दिया जाएगा। कप्तान सावंत की इस धमकी से रावत केसरी सिंह शांत हो गया। कोटा राजस्थान के राज्यों में हुई 1857 ईस्वी क्रांति में कोटा का महत्वपूर्ण स्थान है। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण यह था कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने कोटा महाराव को यह सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं हैं, उनका रवैया अंग्रेज विरोधी है, अतः वे अफसरों को पदच्युत कर अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दे जिससे उन्हें उचित दंड दिया जा सके। मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उनमें जयदयाल, रतनलाल, जियालाल आदि प्रमुख थे। मेजर बर्टन द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई वह इस प्रकार महाराव की फौज और फौज के अधिकारियों पर प्रकट हो गई। फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध से पागल हो उठे और उन्होंने मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय किया। तदनुसार 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। जयदयाल, रतनलाल और जियालाल वफादार नहीं थे, ऐसा मेजर बर्टन का कहना था। कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंसी को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उनके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला और महाराव के महल को घेर लिया। महाराव अपने महल में एक प्रकाश से कैद कर लिए गए। क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया। इसमें 9 शर्तें थीं। इनमें से एक शर्त यह थी कि मेजर बर्टन और उनके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से की गई। महाराव को क्रांतिकारियों की इच्छा अनुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक करौली से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो सकी। क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा। उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के भंडारों आदि को लूटा, उनमें आग लगा दी। उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागारों को भी लूटा। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया था। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटमार और अत्याचार कर नगर के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब मेजर H.G. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 ईस्वी को चंबल के किनारे पहुंचा। उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए और उन्हें कोटा से बाहर भागने पर विवश कर दिया या बाहर भागने पर विवश कर दिया। तब जाकर कोटा क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त कराया जा सका। क्रांतिकारी नेताओं और विद्रोही सैनिकों को अमानुषिक दंड दिए गए, यानी कि बहुत ही जो मनुष्य को नहीं पशुओं को दिए जाते हैं ऐसे दंड दिए गए। जयदयाल को गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया गया। अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज। राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति केवल मारवाड़
मेवाड़ और कोटा तक ही सीमित नहीं रही, अपितु इसकी गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों में भी सुनाई दी गई। भरतपुर, जो आगरा व मथुरा के काफ़ी निकट है, क्रांति के समय अशांत रहा। मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई। भरतपुर की सेना ने भी क्रांति का बिगुल बजा दिया। भरतपुर के महाराजा ने वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मारिसन को भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी, क्योंकि महाराजा को यह आशंका था कि उनकी उपस्थिति से नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर पर आक्रमण कर सकते हैं। महाराज की सलाह पर मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया। क्रांति की अवधि में भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सैनिकों की अनेक टुकड़ियां भरतपुर की सीमा से होकर गुजरी। भरतपुर की गुज्जर व मेवाती जनता क्रांति में पीछे नहीं रही, उसने खुलकर क्रांति में भाग लिया। जब पड़ोसी आगरा जिले में अंग्रेजों की शक्ति वहाँ के लाल किले की चार दीवारों तक सीमित हो गई, तो भरतपुर की जनता के मन में यह विश्वास भर गया कि अब भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही है। अलवर में भी दिल्ली के कुछ क्रांतिकारी के आ जाने के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां पनपने लगी। अलवर से रियासत के गांवों के गुजरों ने अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति ब्रिटिश विरोधी भावना का खुलकर प्रदर्शन किया और उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से शासकों को काफ़ी परेशान किया। धौलपुर रियासत में भी गंभीर उपद्रव हुए। अक्टूबर 1857 के प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो गई। क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना व अनेक अधिकारी राजा का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों से मिल गए, जिससे धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ गई। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूटमार की। उन्होंने वहाँ के राजा को घेर कर जान से मारने की धमकी दी। वश होकर राजा को क्रांतिकारियों की मांगें स्वीकार करनी पड़ी और धौलपुर में इन क्रांतिकारियों में राव रामचंद्र हीरालाल के नेतृत्व में राज्य की अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया। सलुम्बर और कोठारिया का योगदान। आहुआ जोधपुर के ठाकुर खुशहाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के दो प्रमुख सामंतों सलुम्बर और रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोध सिंह का 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान रहा। यह सही है कि मारवाड़ के सामंतों की भांति मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया, किंतु अंग्रेज़ों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेताओं और ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जागीरदारों को सलुम्बर और कोठारिया के रावतों ने अपने यहाँ शरण दी। उन्होंने क्रांतिकारियों के परिवारों को भी आश्रय दिया। सलुम्बर के रावत केसरी सिंह ने आसपास के जागीरदारों को साथ लेकर आहुआ के ठाकुर के स्वतंत्रता यज्ञ में भरपूर सहायता की। उदयपुर के महाराणा ने कंपनी सरकार के साथ जो संधि की थी, केसरी सिंह ने उसका खुलकर विरोध किया। ए.जी. लॉरेंस ने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर महाराणा उदय सिंह पर यह दबाव डाला कि उसके विरुद्ध कार्रवाई करे, किंतु महाराणा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सके। अंग्रेज़ों द्वारा आहुआ गांव को तहस नहस कर दिया गया। आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह निरीह अवस्था में इधर उधर भटक रहे थे, तब कोठारिया के रावत जोध सिंह ने उसको गले लगाया। उन्होंने कोठारिया में पेशवा नाना साहब और उनके परिवारों को भी शरण दी, सब प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर
वह भावी परिणाम की चिंता न कर सलुम्बर और कोटारिया के रावतों ने अपूर्व त्याग व साहस का परिचय दिया। अगस्त 1858 ईस्वी में समस्त भारत में विद्रोह कुचल दिया गया। नवंबर 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत के सभी नरेशों के अधिकार एवं विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया। उदयपुर महाराणा ने इसका स्वागत किया और अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी गई। यद्यपि राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, परंतु विप्लव के बाद राजस्थान के परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदलने लगा। आधुनिक शिक्षा का प्रसार, नए मध्यम वर्ग का जन्म, प्रशासनिक सेवाओं में जनसाधारण की नियुक्तियां, वैश्य समुदाय का सहयोग लिया जाने लगा। उन्हें महत्वपूर्ण पद और विभिन्न प्रकार का संरक्षण लेना आदि कुछ इस तरह के कार्य होने लगे, जिससे राजपूतों का महत्व कम होता गया। राजस्थान के नरेश जागीरदार अब अंग्रेजों पर पूरी तरह से निर्भर हो गए। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपनी झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता को सहयोग दिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा स्थानीय विद्रोहियों ने स्थानीय राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने हेतु आमंत्रित किया, पर इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। राजस्थान के विद्रोहियों में आपसी एकता व संपर्क का अभाव था। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेजों को विद्रोहियों से निपटने का अवसर मिल गया। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि के नरेशों ने तात्या टोपे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। राजस्थान की 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उन्होंने शासकों के पत्र व्यवहार संबंधित सारे कागजात ही ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए। राजस्थान अनेक देशी रियासतों में बटा हुआ था, इस कारण उसमें क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। उसमें नेतृत्व का भी सर्वथा अभाव था। क्रांतिकारियों के बीच आपस में संपर्क भी नहीं रहा, जिसमें त्याग और बलिदान की भावना तो थी, किंतु उनमें न तो अंग्रेजों जैसा रणकौशल ही था और न ही वे अंग्रेज सैनिकों के सम्मान प्रशिक्षित थे। इनके अतिरिक्त क्रांतिकारियों को धन, रसद और हथियार की कमी का भी सामना करना पड़ा। अंग्रेजों के अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति का दमन करते हुए जून 1858 ईस्वी तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर पुनः अपना नियंत्रण कर लिया। इस कारण उन्होंने राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई। ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी द्वारा दी गई संधियां जारी रखी। राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया। एक तो वह रियासती राजाओं के अधीन थे, दूसरे अंग्रेजों का भी उन पर नियंत्रण हो गया। परिणाम स्वरूप यह निश्चय हो गया
कि निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण भी लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा के फलस्वरूप और लोगों में क्रांति की भावना पुनः पल्लवित हुई। इस भावना का बल प्रदान करने वालों में अर्जुनलाल शेट्टी, केसरी सिंह बारड, गोपाल सिंह करवा आदि अग्रणी माने जाते हैं। इस क्रांति की असफलता ने भविष्य संगठित आंदोलन की भूमिका तैयार कर दी। अभ्यास प्रश्न। थैंक यू।